हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे जून मंथ के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 1। आज हम इसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। मैं जल्दी इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आपके लिए लेके आऊंगी। और इस वीडियो का कंप्लीट पीडीएफ आप लोग हमारे लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 3 आने के बाद नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और याद रखिए, वीडियो आपको जैसा हर वीडियो में बोलती हूँ कि दोनों ही लैंग्वेज में मिलेगी, बाइलिंगुअल, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही। इसमें आपको क्वेश्चन, ऑप्शन एंड कंटेंट दोनों ही लैंग्वेज में मिलेगा, पीडीएफ में भी और वीडियो में भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज बैंक नोट सर्वे ऑफ कंज्यूमर्स फाइंडिंग हैज रिवील्ड दैट रुपीज डैश वाज द मोस्ट प्रिफर्ड बैंक नोट। तो क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि भारतीय रिजर्व बैंक के उपभोक्ताओं के बैंक नोट सर्वेक्षण के निष्कर्षों से पता चला है कि रुपये डैश पर सबसे पसंदीदा बैंक नोट था। तो ये पूछा गया है कि आरबीआई के जो कंज्यूमर फाइंडिंग सर्वे हुआ था, उस बैंक नोट सर्वेक्षण के निष्कर्षों में सबसे पसंदीदा बैंक नोट कौन सा है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो सबसे पसंदीदा, सबसे पसंद किया जाने वाला बैंक नोट है 100 रुपए का नोट, ₹100। 100 रुपए का नोट जो है वो सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला पसंदीदा बैंक नोट है। The Reserve Bank of India's banknote survey of consumers finding revealed that among banknotes, ₹100 was the most preferred, while ₹2000 was the least preferred denomination। यानी कि जो सबसे पसंदीदा नोट है वो 100 रुपए का नोट है, और जो सबसे कम पसंद किया जाने वाला नोट है वो 2000 रुपए का नोट है। अगर सबसे कम पसंद किया जाने वाला आपसे पूछा जाएगा तो वो कौन सा होगा, 2000 रुपए का नोट। यानी कि आरबीआई के उपभोक्ताओं के बैंक नोट सर्वेक्षण के निष्कर्षों से पता चला है कि बैंक नोटों में 100 रुपये सबसे पसंदीदा थे, जबकि 2000 रुपये सबसे कम पसंदीदा मूल्य वर्ग थे। तो दोनों ही याद रखना है, सबसे पसंदीदा अगर पूछा जाएगा तो वो कौन सा होगा, 100 रुपए का, और सबसे जो कम पसंद किया जाने वाला है वो है कौन सा, 2000 रुपए का। और द सर्वे दैट वाज पब्लिश्ड इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एनुअल रिपोर्ट दिस ईयर सेड दैट ₹100 नोट्स वर मोस्ट प्रिफर्ड अमंग इंडियंस व्हाइल ₹2000 नोट्स वर द लीस्ट प्रिफर्ड। तो इसी साल भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारतीयों में 100 रुपये के नोट सबसे ज्यादा पसंद किए गए, जबकि 2000 रुपये के नोट सबसे कम पसंद किए गए। तो याद रखना है आपने कि 100 रुपए का जो नोट है, 100 रुपए का जो नोट है वो सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला नोट है आरबीआई के, जितने जो भी आरबीआई की तरफ से सर्वे हुआ है। और सबसे कम पसंद किया जाने वाला नोट है 2000 रुपए का। और इसी क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने आपको अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ये मेरा इंपॉर्टेंट कंटेंट्स होता है, और मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ और इस वीडियो में रिपीट जरूर करूंगी कि आपने कंटेंट जरूर पढ़ना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है कंटेंट को, वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके। कंटेंट से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम में, पूछे जाएंगे जो एग्जाम आने वाले हैं, इसलिए कंटेंट भी जरूर पढ़ना है। क्वेश्चन कंटेंट से भी पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, ठीक है, इसलिए कंटेंट इंपॉर्टेंट है। इसलिए दोनों ही लैंग्वेज में मैंने दिया है, जो जिसको सुटेबल है वो उस लैंग्वेज में पढ़ सकता है। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज बिकम द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया। तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश बन गया है, तो कौन सा बन गया है, यूएसए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो भारत का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर यानी कि सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बन गया है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका बन गया है। और इससे पहले कौन था, अगर ये पूछा जाए तो वो था चाइना। पहले अगर पूछा जाएगा तो वो होगा चाइना, और अभी करंट में कौन सा है, वो है यूएसए। The United States overtook China to become India's top trading partner in 21-22, reflecting strong economic ties between the two countries. According to the Commerce Ministry data in 21-22, bilateral trade between the US and India stood at $119.42 billion as against $80.51 billion in 21-21. Export the US increased $76.11 billion in 2022 from $51.62 billion in the previous fiscal year, while imports rose to $43.31 billion as compared to around $29 billion in 2021.
तो ये क्या मैंने बोला है कि दोनों देशों के बीच जो मजबूत आर्थिक संबंधों को दर्शाते हुए यूएसए ने 2021-22 में भारत के शीर्ष व्यापारिक भागीदार बनने के लिए चाइना को पछाड़ दिया है, चीन को पछाड़ दिया है। और वाणिज्यिक मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 21-22 में अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार 119.42 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है, जबकि 2020-21 में यह 80.51 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। अमेरिका को निर्यात 21-22 में बढ़कर 76.11 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष में 51.62 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। पूरा डेटा आपको दिया है कि अभी 2021-22 में कितना हो गया है, 76.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर, यूएस डॉलर। और जो लास्ट जो हमारा फाइनेंशियल ईयर था उसमें कितना था, 51.6 बिलियन यूएस डॉलर था। और जबकि आयात जो है वो 2020-21 में लगभग 29 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में बढ़कर 43.31 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। तो मैंने आपको आंकड़े भी दिए हैं पूरे कि कैसे और कितना हुआ है और किस सिर्फ ईयर में, किस फाइनेंशियल ईयर में कितना हुआ है। तो ये आंकड़े इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको दिया है तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आपने देखना है, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि भारत का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, किसको पछाड़कर, चाइना को। चाइना पहले था, अब बन गया है यूएसए। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसी के रिगार्डिंग मैंने आपको अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं, आप इनको देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has been named as the first Indian origin woman to be appointed as an external member of the Bank of England? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड के बाहरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय मूल की महिला के रूप में किसे नामित किया गया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, स्वाति ढींगरा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और क्वेश्चन में एक बार फिर बोल दूं, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा चांसेस क्वेश्चन के आने के। क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से, मैंने आपको एक बार पहले भी बोला था कि जो पहली वुमेन होती हैं, जो पहली वुमेन अपॉइंट होती हैं, इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वैसे ही, इसलिए आपने इस क्वेश्चन को देख के जरूर जाना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात कर लेते हैं इसके कंटेंट की। तो लीडिंग यूके बेस्ड एकेडमिक डॉक्टर स्वाति ढींगरा हैज बीन नेम्ड एज द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज एन एक्सटर्नल मेंबर ऑफ द बैंक ऑफ इंग्लैंड इंटरेस्ट रेट सेटिंग कमिटी। ढींगरा will replace current external member Michael Saunders, who has been of the MPC since August 2016. तो यूके स्थित अग्रणी एकेडमिक डॉक्टर स्वाति ढींगरा को बैंक ऑफ इंग्लैंड की ब्याज दर निर्धारण समिति के बाहरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय मूल की महिला के रूप में नामित किया गया है। जहां पे भी पहली महिला होती है ना, वहां वैसे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैं आपको फिर बोलती हूँ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ढींगरा वर्तमान बाहरी सदस्य माइकल सैंडर्स की जगह लेंगी, जो अगस्त 2016 से एमपीसी में है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, स्वाति ढींगरा। इसी के रिगार्डिंग मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं। बात कर लेते हैं बैंक ऑफ इंग्लैंड। द बैंक ऑफ इंग्लैंड इंडिपेंडेंट एमपीसी मेक्स डिसीजन अबाउट द ऑपरेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द यूके। इट कंप्राइज ऑफ द गवर्नर ऑफ बैंक ऑफ इंग्लैंड, इट्स 3 डेप्यूटी गवर्नर, 1/3 ऑफ द बैंक विद रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मॉनेटरी पॉलिसी एंड 4 एक्सटर्नल मेंबर्स हु आर अपॉइंटेड बाय द चांसलर। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड का स्वतंत्र एमपीसी यूके की मौद्रिक नीति के संचालन के बारे में निर्णय लेता है। इसमें बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर, इसके 3 डेप्यूटी गवर्नर, बैंक के एक मेंबर के साथ मौद्रिक नीति की जिम्मेदारी और 4 बाहरी सदस्य शामिल हैं, जिन्हें चांसलर द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड के रिगार्डिंग ये मैंने आपको कंटेंट दिया है, आप इसको देख सकते हैं। बात कर लेते हैं बैंक ऑफ इंग्लैंड की। तो द गवर्नर ऑफ द बैंक ऑफ इंग्लैंड कौन है, एंड्रयू बैले। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। और मैं आपको किसी भी बैंक के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती हूँ वो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन has launched the first of its kind online marketplace for Indian exporters and foreign buyers. In which of the following year Federation of Indian Export Organization funded?
क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने भारतीय निर्यातकों और विदेशी खरीदारों के लिए अपनी तरह का पहला ऑनलाइन मार्केटप्लेस लॉन्च किया है और निम्नलिखित में से किस वर्ष फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन इज द फुल फॉर्म ऑफ FIO। इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको पहले इसका फुल फॉर्म डिस्कस कर लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। अब पूछा गया है कि इसकी फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1965। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1965 में इसकी स्थापना हुई थी, किसकी? फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। और इसी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। द फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन FIO हैज लॉन्च्ड द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑनलाइन मार्केटप्लेस फॉर द इंडियन एक्सपोर्टर्स एंड फॉरेन बायर्स। तो फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने भारतीय निर्यातकों और विदेशी खरीदारों के लिए अपनी तरह का पहला ऑनलाइन मार्केटप्लेस लॉन्च किया है। इसकी बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1965, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली, प्रेसिडेंट है इसके डॉक्टर ए शक्तिवेल और इसके डायरेक्टर जनरल एंड CEO कौन है? डॉक्टर अजय सहाय। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या बैंक के रिगार्डिंग जो मैंने आपको पॉइंट्स देती हूँ, इसलिए आपको उनको जरूर देखना है। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, according to the State Bank of India research report, EcoRap India's gross domestic product growth in financial year 2022 is predicted to in the range of dash to dash। भारतीय स्टेट बैंक की शोध रिपोर्ट EcoRap के अनुसार, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो रिसर्च रिपोर्ट है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम EcoRap है। ये मैंने एक बार पहले भी आपको बताया था, प्रीवियस जो हमारे क्वेश्चन में डिस्कशन हुआ था। तो EcoRap है, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भारतीय स्टेट बैंक की शोध रिपोर्ट EcoRap के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में भारत के GDP की वृद्धि डैश से डैश के बीच रहने का अनुमान है, अकॉर्डिंग टू SBI रिसर्च रिपोर्ट। क्या नाम है इस रिपोर्ट का? EcoRap के अकॉर्डिंग। तो क्या कितना होने का उम्मीद है इसके अकॉर्डिंग? अनुमान कितना है? 8.2 से 8.5%। कितना है GDP? 8.2 से 8.5%। According to the State Bank of India research paper, EcoRap India's GDP growth in financial year 2022 is predicted to be in the range of 8.2 to 8.5%। तो SBI की शोध पत्र EcoRap के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में भारत के GDP की वृद्धि दर 8.2 से 8.5% के बीच रहने का अनुमान है, अकॉर्डिंग टू द SBI रिसर्च रिपोर्ट, जिसका नाम है EcoRap। और इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। ये पॉइंट्स आपको खुद पढ़ने हैं, वीडियो को पॉज करके या फिर PDF डाउनलोड करके। हम बात कर लेते हैं SBI ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? सौम्य कांति घोष। कौन है? सौम्य कांति घोष। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? SBI ग्रुप के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं सौम्य कांति घोष। चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has taken charge as a whole time member WTM at the Market Regulator Securities and Exchange Board of India, यानी कि SEBI। तो बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? SEBI, हिंदी में बोलते हैं इसको बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। SEBI में पूर्णकालिक सदस्य WTM यानी कि होल टाइम मेंबर। WTM का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे? होल टाइम मेंबर के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो होल टाइम मेंबर के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? वो है अश्विनी भाटिया। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? अश्विनी भाटिया। अश्विनी भाटिया का आपने नाम सुना होगा। अश्विनी भाटिया जो थे वो पहले MD थे किसके? SBI के। Ashwini Bhatia has taken charge as a whole-time member at the Market Regulator Security and Exchange Board of India (SEBI). Bhatia was previously the MD of the state-owned State Bank of India. After Bhatia joining SEBI, now has 3 WTMs. तो अश्विनी भाटिया ने सेबी में पूर्णकालिक सदस्य यानी कि WTM होल टाइम मेंबर के रूप में कार्यभार संभाला है।
WTM का फुल फॉर्म मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, होल टाइम मेंबर है, याद रखिएगा। होल टाइम मेंबर के रूप में किसने कार्यभार संभाला है, तो वो संभाला है अश्विनी भाटिया ने। और अश्विनी भाटिया जो है वो प्रीवियसली द MD ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के भाटिया जो थे वो राज्य के स्वामित्व वाले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के MD थे। और अश्विनी भाटिया के शामिल होने के बाद सेबी के पास अब 3 WTM है, यानी कि 3 होल टाइम मेंबर हो गए हैं सेबी के पास। सरकार ने अभी 14 सदस्य की नियुक्ति नहीं की है और सेबी की वर्तमान चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच, ये क्वेश्चन आपको याद होगा प्रीवियस बैंक एग्जाम्स में काफी पूछा गया था, माधवीपुरी बुच सेबी की वर्तमान चेयरपर्सन। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको आपने जरूर देख के जाना है। तो सेबी की वर्तमान चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच का WTM के रूप में कार्यकाल 4 अक्टूबर 2021 को समाप्त होने और जी मांगलिंगम के 8 नवंबर 2021 को कार्यकाल छोड़ने के बाद बाजार नियामक ने पिछले 7 महीनों में सिर्फ 2 WTM के साथ काम किया है। तो यही ऐसे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपको यहाँ पर से पता चल गया है कि जो सेबी की अभी करंट में चेयरपर्सन है माधवीपुरी बुच, वो अपने कार्यकाल 4 अक्टूबर 2021 को उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद से ही, और महालिंगम 8 नवंबर 2021 को कार्यकाल छोड़ने के बाद बाजार नियामक के पिछले 7 महीनों में सिर्फ 2 WTM के साथ काम किया है। तो ऐसे ही आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए वीडियो जरूर देखना है, पॉज करके या PDF डाउनलोड करके। कंटेंट आपने जरूर पढ़ना है। बात कर लेते हैं हम सेबी की। तो सेबी फाउंडेड इन 12 अप्रैल 1992, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। और सेबी की एजेंसी एग्जीक्यूटिव कौन है, माधवीपुरी बुच, जो चेयरपर्सन भी है सेबी की। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which state government has recently signed an MOU with India Post Payment Bank for obtaining life certificate for pensioners through doorstep service of the postal department? क्या पूछा गया है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में डाक विभाग की घर घर सेवाओं के माध्यम से पेंशन भोगियों से जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस स्टेट ने किए हैं, तो वो किए हैं तमिलनाडु। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द तमिलनाडु गवर्नमेंट साइन MOU with the Indian Post Payment Bank for obtaining life certificate from pensioners through doorstep services of the postal department। तो तमिलनाडु सरकार ने डाक विभाग के घर घर सेवाओं के माध्यम से पेंशन भोगियों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक IPPB के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने किए हैं, तमिलनाडु सरकार ने किए हैं। किसके साथ, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ। क्यों किए हैं, तो घर घर सेवाओं के माध्यम से पेंशन भोगियों से जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। इसी के रिगार्डिंग मैंने आपको अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं जिनको आपने खुद से जरूर अच्छे से पढ़ना है। बात कर लेते हैं हम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के CEO है J वेंकटरमू, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, फाउंडेड इन 1 सितंबर 2018। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following life insurance company has launched Bima Ratna and non-linked non-participating individual saving life insurance plan? तो निम्नलिखित में से किस जीवन बीमा कंपनी ने बीमा रत्न, एक गैर लिंक्ड गैर भाग लेने वाली व्यक्तिगत बचत जीवन बीमा योजना शुरू की है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो किसने की है, सही आंसर हो जाएगा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि LIC इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भारत की सबसे बड़ी बीमाकर्ता कंपनी LIC ने बीमा रत्न, एक गैर लिंक्ड गैर भाग लेने वाली व्यक्तिगत बचत जीवन बीमा योजना शुरू की है। और नई योजना का उद्देश्य घरेलू बाजार है, सुरक्षा और बचत दोनों प्रदान करती है। यानी कि The LIC India largest insurer has launched Bima Ratna, a non-linked, non-participating individual saving life insurance plan. The new plan, which is aimed at the domestic market, provides both protection and savings. तो LIC ने बीमा रत्न की पूछा गया है कि क्वेश्चन में कि किस जीवन बीमा कंपनी ने बीमा रत्न गैर लिंक्ड गैर भाग लेने वाली व्यक्तिगत बचत जीवन बीमा योजना शुरू की है? तो वो की है LIC ने, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने।
इसी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने खुद देखने हैं। हम बात कर लेते हैं LIC की। तो LIC के चेयरपर्सन है MR कुमार, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र, फाउंडेड इन 1 सितंबर 1956। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? LIC की। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Which payment bank has recently introduced issuer charges for Aadhaar enabled payment systems? यानी कि किस भुगतान बैंक ने हाल ही में आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के लिए जारीकर्ता शुल्क पेश किया है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वो किया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक इज द राइट आंसर। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन हैव इंट्रोड्यूस्ड issuer charges for the Aadhaar enabled payment system AEPS। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, डाक विभाग और संचार मंत्रालय ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के लिए जारीकर्ता शुल्क पेश किया है। किसने किया है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने। मेरी आवाज थोड़ी हैवी है तो आप मैनेज कर लीजिएगा कोल्ड के कारण। इसी के रिगार्डिंग मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं, आप इनको देख सकते हैं। बात कर लेते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक फाउंडेड इन 1 सितंबर 2018 अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। MD CEO है J वेंकटरमू। टैगलाइन है आपका बैंक आपके द्वार। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं किसी भी बैंक के रिगार्डिंग। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें तो आंसर साथ में मेंशन है, चलिए कोई बात नहीं। Which company has launched robo advisory platform for all mutual fund investment? तो किस कंपनी ने सभी म्यूचुअल फंड निवेशों के लिए रोबो सलाहकार मंच लॉन्च किया है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? HDFC सिक्योरिटीज, जैसा कि इसमें मेंशन है विद पिक्चर। HDFC सिक्योरिटीज इसका सही आंसर है। तो HDFC सिक्योरिटीज हैज लॉन्च्ड HDFC मनी, अ रोबो एडवाइजरी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म दैट विल ऑफर म्यूचुअल फंड स्कीम्स एंड अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स विदाउट द नीड ऑफ अ डीमैट अकाउंट। तो HDFC सिक्योरिटीज ने एक रोबो सलाहकार निवेश मंच HDFC मनी लॉन्च किया है, जो डीमैट खाते की आवश्यकता के बिना म्यूचुअल फंड योजनाओं और अन्य वित्तीय उत्पादों की पेशकश करेगा। Apart from mutual funds, one can also manage other aspects of finance such as accessing, managing and tracking portfolios, starting goal planning, insurance planning, creating e-bills and managing or filling taxes। तो म्यूचुअल फंड के अलावा कोई भी वित्त के अन्य पहलुओं का प्रबंधन कर सकता है, जैसे पोर्टफोलियो तक पहुंच, प्रबंधन और ट्रैकिंग, लक्ष्य योजना शुरू करना, बीमा योजना बनाना, ई बिल बनाना और करों का प्रबंधन या दाखिला करना। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख सकते हैं। बात करें HDFC सिक्योरिटीज की, तो HDFC सिक्योरिटीज के CEO है धीराज रेली, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र, फाउंडेड इन 2000। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री MUFG Bank has been granted commission to open a branch at Gujarat International Financial Tech City यानी कि GIFT City in a bid to offer a wide range of banking services to both domestic and global clients। यानी कि किस देश के MUFG बैंक को घरेलू और वैश्विक दोनों ग्राहकों को बैंकिंग सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश करने के लिए गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी में एक शाखा खोलने की अनुमति दी गई है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? जापान। जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा। और MUFG कहाँ का बैंक है? जापान का। और इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है इस बैंक का? जैसे मैंने आपको पिक्चर भी मेंशन कराया है, आप पिक्चर देख सकते हैं। जो मैं आपको क्वेश्चन के साथ पिक्चर साइड में मेंशन करती हूँ ना, उसमें काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी होते हैं। कई बार आप ध्यान से देखिए, फुल फॉर्म होती है, कई बार तो उसमें टैगलाइंस भी होते हैं, तो इसलिए आपने जरूर देखना है। MUFG यानी कि मित्सुबिशी UFG फाइनेंशियल ग्रुप, MUFG बैंक। तो MUFG बैंक in Japanese lender will open a branch Ahmedabad, Gujarat International Financial Tech City यानी कि GIFT City। GIFT City to conduct foreign currency lending. This will be the company's 6th location in India। तो MUFG बैंक एक जापानी ऋणदाता विदेशी मुद्रा उधार लेने के लिए अहमदाबाद के गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी में एक शाखा खोलेगा। यह भारत में कंपनी का छठा स्थान होगा। कौन सा? दिस विल बी द कंपनी 6th लोकेशन इन इंडिया। इसी के रिगार्डिंग आपको अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, आप इनको देख सकते हैं।
With a broader range of financial services, MUFG can better serve in the domestic and international clients. It has office in Mumbai, Delhi, Bangalore, Chennai, Nimarana at the moment. अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who has joined National Asset Reconstruction Company Limited (NARCL) as Managing Director and CEO? तो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड में प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में कौन शामिल हुआ है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो कौन शामिल हुआ है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा नटराजन सुंदर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन बी। Former State Bank of India executive Natarajan Sundar joined NARCL. What is the full form? तो National Asset Reconstruction Company Limited as MD and CEO on May 30. Sundar is a banking veteran having served SBI for over 37 years and retired as MD and Chief Credit Officer of the bank. तो भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व कार्यकारी नटराजन सुंदर 30 मई को एमडी और सीईओ के रूप में एनएआरसीएल में शामिल हुए हैं। और नटराजन सुंदर एक बैंकिंग दिग्गज हैं जिन्होंने 37 से अधिक वर्षों तक एसबीआई में सेवा की और बैंक के उप एमडी और मुख्य क्रेडिट अधिकारी के रूप में रिटायर्ड हुए हैं। इनका क्या नाम है? नटराजन सुंदर। और उन्होंने क्या ज्वाइन किया है? एनएआरसीएल एज एमडी एंड सीईओ। किसने? नटराजन सुंदर ने। क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि एनएआरसीएल यानी कि नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के एमडी सीईओ कौन बने हैं, किसने ज्वाइन किया है? तो वो किया है नटराजन सुंदर ने, जो पहले एसबीआई में उप एमडी और मुख्य क्रेडिट अधिकारी थे। कौन? नटराजन सुंदर। इसी के रिगार्डिंग आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब एंड सिंध बैंक लिमिटेड एंड इंडियन नेशनलाइज्ड बैंक अनाउंस दैट इट्स एमडी एंड सीईओ डैश टू रिटायर फ्रॉम द रोल विद इफेक्ट फ्रॉम May 31, 2022। तो पंजाब एंड सिंध बैंक लिमिटेड एक भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंक ने घोषणा की कि उसके एमडी और सीईओ डैश 31 मई 2022 से इस भूमिका से रिटायर्ड होंगे। क्या नाम है उनका? उनका नाम है एस कृष्णन। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? एस कृष्णन। तो पंजाब एंड सिंध बैंक एंड इंडियन नेशनलाइज्ड बैंक अनाउंस दैट इट्स एमडी एंड सीईओ एस कृष्णन टू रिटायर फ्रॉम द रोल विद इफेक्ट फ्रॉम 31 मई 2022। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख सकते हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक की बात करें तो पंजाब एंड सिंध बैंक का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, फाउंडर है वीर सिंह और फाउंडेड इन 24 जून 1908। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, in partnership with National Payment Corporation of India (NPCI), which bank and Hindustan Petroleum have launched HPCL co-branded contactless RuPay credit card? तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई के साथ साझेदारी में किस बैंक और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने एचपीसीएल को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आंसर साथ में इसका मेंशन हो गया है, कोई बात नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैंक ऑफ बड़ौदा। तो HPCL and BOB co-branded contactless RuPay credit card has been launched by BOB Financial and Hindustan Petroleum in collaboration with NPCI यानी कि National Payment Corporation of India। तो HPCL और BOB co-branded contactless RuPay credit card को BOB Financial और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने NPCI के सहयोग से लॉन्च किया है। और इसी के रिगार्डिंग मैंने आपको अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं, आप देख सकते हैं। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज अप्रूव्ड द गवर्नमेंट्स 10% स्टेक सेल्स इन हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में सरकार की 10% हिस्सेदारी बिक्री को मंजूरी दे दी है। कितने परसेंट दी है? 29.5% is the right answer of this question. तो कैबिनेट कमेटी on economic affairs has approved the government's 29.5% stake sale in Hindustan Zinc Limited. The sale of 29.58% stake represents more than 124.96 crore shares, which would raise around 38,000 करोड़ एट द करंट मार्केट प्राइस। तो 29.58% हिस्सेदारी की बिक्री 124.96 करोड़ से अधिक शेयरों का प्रतिनिधित्व करती है और मौजूदा बाजार मूल्य पर लगभग 38,000 करोड़ रुपए जुटाएगी।
इसी के रिगार्डिंग आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज टॉप्ड PSU लैंडर चार्ट इन लोन ग्रोथ ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2022? क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि वित्त वर्ष 2000, ये 22 होगा, इसका 12 गलत हो गया है थोड़ा, ठीक है, आप इसको 22 कर सकते हैं। 2022 फाइनेंशियल ईयर 2022। तो वित्त वर्ष 2022 के दौरान ऋण वृद्धि में किस बैंक ने PSU ऋणदाताओं के चार्ट में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो state-owned Bank of Maharashtra has ranked first in the list of the top performer among public sector lenders in terms of loans and deposits growth in percentage terms during 21-22। तो राज्य के स्वामित्व वाला बैंक ऑफ महाराष्ट्र 2021-22 के दौरान प्रतिशत के संदर्भ में लोन और जमा वृद्धि के मामलों में पब्लिक सेक्टर के ऋणदाताओं के बीच शीर्ष प्रदर्शन करने वालों की सूची में पहले स्थान पर है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 के दौरान जितने भी ऋण वृद्धि में किस बैंक ने PSU ऋणदाताओं के चार्ट में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो वो किया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने, यानी कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र हैज टॉप्ड PSU lenders चार्ट इन लोन ग्रोथ ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2022। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। हमने इसमें कवर किया है हमारा जून मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 1। हमने इसका पार्ट 1 यहाँ पे कवर किया है। मैं जल्दी इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आपके लिए लेके आऊंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज आप वीडियो को शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अदर लोगों को हमारे चैनल का नाम जरूर बताएं, जिससे और लोग अपनी तैयारी को और ज्यादा बेहतर कर सकें। और आप लोग हमसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, जीमेल, व्हाट्सएप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको अदर इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।